लॉयर, दैट टू आईपी, और वहां से मार्केट, एंड दैट टू डीपली इनटू मार्केट। ये पूरा ट्रांजिशन कैसे रहा? तो लॉयर का माइंड एनालिटिकल होता है ना, और वो हर चीज़ में फैक्ट ढूंढेगा। अगर वो फैक्ट ढूंढेगा तो कंपनी में भी फैक्ट ढूंढेगा। रियल स्टार्टिंग हुई जब मार्केट में हर्षद मेहता बूम के बाद मेजर क्रैश आया। तो ये जो धक्के खाते खाते का सिलसिला था, कितने साल चला, कितना हार्श था और कितना कुछ सीखा है? एक्चुअली बहुत साल नहीं चला, क्योंकि शुरू में कैपिटल कम था। जब कैपिटल कम होता है तो आपको चोट लगती है, बट एक इन्वेस्टमेंट चलता हुआ और एक इन्वेस्टमेंट सोया हुआ, किसमें एवरेज करना आपके हिसाब से ज्यादा बेटर? जिसके नंबर अच्छे हैं। क्योंकि मैं इस बात पे अपने आप को इनकरेज नहीं करता कि मार्केट क्या वोटिंग करेगी। आज के हिसाब से छक्के मारने वाली सिचुएशन दिख रही है कहीं, तो कौन से सेक्टर्स, कौन सी थीम्स को आपको लगता है कि ये वर्थ लुकिंग एट? नमस्कार, मानी नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हम बातचीत करते हैं अलग अलग मार्केट वेटरन्स से, और आज भी हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है। वैसे तो आप लोग आज के जो मेहमान हैं उनको जानते हैं उनके आईपी के हुनर की वजह से, लेकिन वो बाजार में भी बहुत ही माना जाना नाम है। साफिर सर आज हमारे साथ मौजूद हैं। साफिर सर नमस्कार, नमस्कार स्वागत है जी। आपका कार्यक्रम में। सबसे धन्यवाद। पहले तो साफिर सर, लॉयर, दैट टू आईपी, और वहां से मार्केट, एंड दैट टू डीपली इनटू मार्केट, ये पूरा ट्रांजिशन कैसे रहा? तो लॉयर का माइंड एनालिटिकल होता है ना, और वो हर चीज़ में फैक्ट ढूंढेगा। अगर वो फैक्ट ढूंढेगा तो कंपनी में भी फैक्ट ढूंढेगा, और अगर वो कंपनी में फैक्ट ढूंढेगा तो वो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करेगा, बोल के ये रेलेवेंट नहीं है। तो वही कॉन्सेप्ट है, कोई अलग बात नहीं है। बिहेवियरल साइंस का खेल है सारा। तो शुरू कहाँ से हुआ, कब मार्केट में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, और कब से मार्केट में लगा कि यार ये चीज तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, फैंसी है? शुरू तो हुआ थोड़ा बहुत कॉलेज डेज से, बट उसको मैं एक्चुअली गिनती नहीं मानता, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो कॉलेज स्टूडेंट का जो कॉर्पस है, और आपने अगर थोड़े बहुत शेयर खरीद दिए जो कि 5,000 रुपये की वर्थ भी नहीं है, तो आप ज़्यादातर शौक के लिए खरीद रहे हो। रियल स्टार्टिंग हुई जब मार्केट में हर्षद मेहता बूम के बाद मेजर क्रैश आया। उस समय भी मेरे पास कैपिटल नहीं था, बट एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया था कि एक स्टॉक एक्सचेंज भी कोई चीज़ होती है। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और सब चीज़ें होती हैं। मैं देखने भी गया था। एक्चुअली मैं रिसर्च के लिए गया था, स्टॉक के लिए नहीं। मैं वहाँ पे गया था, उनकी लाइब्रेरी में एनुअल रिपोर्ट होती थी, तो उनका एक्सेस नहीं मिलता था। तो उनको पढ़ने के लिए गया था, तो मुझे लगा कि बड़ी वहाँ पे लोगों में बड़ी चहल रहती थी कि क्या करना है। रियल इन्वेस्टमेंट कुछ स्टार्ट हुई होगी कोई रफली 20 साल पहले, क्योंकि उस टाइम आपने कॉर्पस बनाया, मैंने अपनी लीगल प्रोफेशन से पैसे कमा लिए थे, तो उसके ऊपर स्टार्ट किया। और मेरा मन नहीं था कि मैं किसी प्रोफेशनल को जाके पैसे दूं। ये नहीं कि प्रोफेशनल अच्छा काम नहीं करते, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे लगा कि जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ एक स्टॉक के लिए, उसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो मेरी रिटर्न, जो कि आएगी अगर मैं खुद मेहनत करूँगा, और दूसरी मेरी जो नॉलेज या सीख है, और वो मैंने उसको एक इनबिल्ट प्राइस माना है। तो वो नॉलेज और सीख तभी आती है जब आप खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो, क्योंकि आप अपनी गलतियाँ करते हो तो सीखते हो, और अच्छी चीज़ चलती है तो आपको समझ में आता है क्या चला। तो इस रीज़न से रफली मैंने स्टार्ट किया, और उसको चलता गया वो। तो 20 साल पहले साफिर सर, इंफॉर्मेशन इतनी होती नहीं थी, रिसोर्स इतने होते नहीं थे, लोग इतने अवेयर नहीं थे, सॉफ्टवेयर ऐसे होते नहीं थे। उस समय पर चीज़ों को पेपर में, सब कुछ सर्टिफिकेट से लेके आईपीओ के फॉर्म तक सब कुछ पेपर में होता था। तो वो चीज़ों को कोलेट करना, बनाना, कुछ अच्छी चीज़ ढूँढना, कैसा एक्सपीरियंस था वो? तो उस समय एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, रोटुंडा बिल्डिंग जिसका नाम था, वहाँ पर एक कैपिटल लाइन ऑनलाइन फोरम होता था। तो मैं बॉम्बे जाता था अपने लीगल वर्क के लिए। जब मुझे किसी क्लाइंट ने अगर भेज दिया और अगर वो ख़त्म हो जाता था, तो 3 बजे या 3:30 बजे ये इवेंट शुरू होता था, 1 ईयर होता था। तो मैं कोशिश करता था मैं इसको अटेंड करूँ। और इसके अंदर उस समय मैं इनमें से किसी को नहीं जानता था, बट कोई फंड मैनेजर आते थे, वो बोलते थे ये एचडीएफसी का है, ये सुंदरम का है, ये फलाने जने का है, उनकी तारीफ़ करते थे। मिस्टर झुनझुनवाला भी आते थे, तो उनको लगता था इनको सुनते हैं। सुनते थे, तो उस समय थोड़े नादान थे। तो सुन के अगर मान लो उन्होंने किसी सेक्टर के बारे में या किसी कंपनी के अपने विचार रख दिए किसी भी रीज़न से, तो हमारी ये होती थी कि अगले मॉर्निंग मार्केट खुले और यही स्टॉक लेना है। और वो लिया, और फिर पता चलता था कि वो तो भेड़-चाल ने भी ले लिया, और थोड़े दिन के बाद नीचे भी आ गया, और फिर आपके अंदर पेशेंस नहीं थी कि आपने कंपनी को नहीं देखा, आपने सिर्फ प्राइस को देखा। तो फिर आप जब नीचे आते थे तो आपको लगता था यार ये तो गलत चीज़ ले ली, इसको बेच दो। और फिर आप ढूँढने चले जाते थे सबसे सस्ती चीज़, और सबसे सस्ती चीज़ को आप पी से देख के इन्वेस्ट करना आपने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आसान चीज़ है, पी तो आपको एक इंस्टेंटली मिल जाती है। तो वो गलतियाँ करी कि कंपनियों को नहीं समझा,
और शुरू के दिनों में ये गलती करी, वैसे गलती नहीं है बट उस समय के लिए रेलेवेंट था कि आपने सिर्फ जानी कंपनियां खरीदी। तो अगर वो जिलेट था तो आपको पता था शेविंग है, हिंदुस्तान लीवर है तो ये है, तो वो चीज़ें खरीदी। उस समय के लिए वो चलती थी। चंद्रकांत संपत एक होते थे, उनके बारे जी। में पढ़ते थे। पराग पारिक अपनी काफ़ी अच्छा न्यूज़ लेटर लिखते थे। मेरा एक फ्रेंड था बॉम्बे में जिसको मैं सिर्फ डिनर पे मिलता था कि मुझे वो न्यूज़ लेटर की फ़ोटो कॉपी दे दो, क्योंकि मेरे पास आता नहीं था, मैं उनका इन्वेस्टर नहीं था। तो वो बहुत अच्छी चीज़ें थी, धीरे धीरे सीखा। वॉरेन बफेट के बारे में पता नहीं था। जैसे जैसे समझ में आते गई, एक चीज़ समझ में आने लग गई कि पहला तो कोई रूल नहीं है मार्केट में। आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो, मैं किस तरीके का इन्वेस्टर हूँ, दोनों बिल्कुल अलग हो सकते हैं और दोनों सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरे आदमी की डिसीजन, ये हमको बाद में बहुत साल बाद लगा कि दूसरे आदमी की डिसीजन को हम अपना नहीं बना सकते, क्योंकि आप उसको आप समझ सकते हो, उसको अडेप्ट कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर वर्बैटम नहीं कर सकते। बिकॉज आप जैसे चलोगे तो टेम्परामेंट, कैपिटल, लॉस मेकिंग एपेटाइट, रिस्क टेकिंग एपेटाइट, वो कब पलट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर चीज़ नहीं आती। अब तो आजकल बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी रीज़न से डिस्क्लोजर्स होते हैं, बट पहले नहीं पता चलता था। हमें खबर आती थी, जैसे आपने वो टीवी सीरियल भी देखा होगा, स्कैम वाला सीरियल, तो उसमें आती थी कि ये बड़ा बायर खरीद रहा है और स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो हमें लगता था ये तो मिनिमम बहुत रिटर्न के लिए खरीदेंगे तो छलांग लगा दो। बट ये सब चीज़ें चलती नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि, इसलिए मैंने कहा ना, जो दूसरा पहलू था इसका कि मेरी नॉलेज स्किल्स इन्वेस्टमेंट से बढ़ें, वो नॉलेज स्किल्स ने मेरे को एक डिसीजन मेकर बनाया और कैपिटल कॉस्ट पे बनाया, क्योंकि अगर मेरा कैपिटल में नुकसान भी होता था तो चुभता था मुझे। हर इंसान को बुरा लगेगा कि मैं भाग नहीं पाया, मैं रेस कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो चुभता था, उसको मैं सीखने की कोशिश करता था। तो साफिर सर, आम तौर पे जो लोग मिलते हैं उनका भी एक ही कंसर्न रहता है कि जब पैसे थे तब हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए, हमारे पास बहुत छोटा कैपिटल है, हम उसे इन्वेस्ट करके बड़ा कैसे बनाएं। क्योंकि आपने वही जर्नी शुरू करी, धीरे धीरे आपका कैपिटल भी बढ़ता गया और स्किल भी बढ़ती गई साइमल्टेनियसली। तो इन दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है, वो उस समय पे रिग्रेट नहीं बनाया कि मेरे पास पैसा नहीं है, काश मैंने यहाँ डाल दिया होता, काश मैंने वहाँ डाल दिया होता। नहीं बनाया इसलिए क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आप उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हो। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है अपने करियर में। शुरू में आपने गाड़ी भी नहीं खरीदी, मैंने अपनी फर्स्ट गाड़ी को एक सेकंड हैंड मारुति खरीदा था। तो मेरे किस लिए साल में? 1997 97 98 में, तो मेरे लिए वो गाड़ी उस समय मर्सिडीज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मैं उसी यहाँ तक मेरे को याद है कि उस गाड़ी की सर्विस करने के लिए भी जाना होता था, तो मैं जैसे जाता था जैसे कि किसी ह्यूमन को लेके जा रहे हो, और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरी गाड़ी ने ये एवरेज कर दी, या मेरे को कन्वीनियंस हुई। तो वो जो एडवांटेजेस हैं वो ज़िंदगी के नहीं आते। फिर सेकंड गाड़ी खरीदी, सो ज़ेन आई थी। तो ज़ेन को मैंने उस टाइम पे खरीदा, मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा ये पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मेरी गाड़ी में इतनी कन्वीनियंस आ गई। तो जब मेरे पास ज़ेन थी उस समय एक अनाउंसमेंट आई कि टाटा अपनी न्यू गाड़ी निकाल रहा है, आई थिंक इंडिका। इंडिका। तो मैं टाटा के शोरूम पे गया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे लगा कि वो गाड़ी तो अच्छी है बट उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था फ्रॉम ज़ेन, फ्रॉम मतलब परचेज के पर्सपेक्टिव से। तो मैं थोड़ा डिजेक्ट होकर बाहर आ गया, प्लस उन्होंने कहा चांसेस कम है गाड़ी आने के। उसके साथ एक शोरूम था होंडा का, तो मैं होंडा शोरूम में गया, तो बहुत बड़ा शोरूम था, बहुत सुंदर शोरूम था। तो वहाँ पे वो होंडा गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। तो उन्होंने कहा अब ले जाओ। तो मैंने कहा मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल भेज देना। तो मैं एक्चुअली गाड़ी में बैठ के आ गया, अपने घर में वो गाड़ी ले आया, जबकि मैंने उसकी पेमेंट भी नहीं करी थी। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि एक चीज़ को कमाने के लिए आपको एक प्रोसेस में एक गोल बनाना पड़ेगा। तो मेरा उस समय गोल था कि मैं गाड़ी की पेमेंट करूँ। फिर नेक्स्ट गोल होगा कि आप घर में ये करो, या पढ़ाई में ये करो, या यूँ करो। तो आप ऐसे गोल बनाते गए। वो गोल को पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए था। पैसे का ऑब्जेक्टिव होता है गोल, पैसे का ऑब्जेक्टिव पैसा खुद नहीं होता। चाहे आप उसको समाज में भी दो, तो आपको एक गोल है कि मुझे किसी का बेनिफिट करना है, या किसी का लाभ करना है। तो वो गोल बनाते गए। उसके बाद मेहनत करते गए, पढ़ते गए। हम वैसे भी मेहनत से बना रहे थे, तो सीख के बना रहे थे। और मैंने ये अपने ऊपर पहले ही डाल दिया था कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के अंदर एक ट्यूशन फ़ी है। तो अगर मैंने 100 रुपए की चीज़ खरीदी, तो उसमें मुझे एक्चुअली स्टॉक की जो कीमत है वो 120 है, क्योंकि 20 रुपए मैं ट्यूशन के दूँगा, क्योंकि मैं हार्वर्ड में नहीं बैठा, या स्टैनफोर्ड में नहीं बैठा, या कहीं नहीं बैठा। तो वो मेरा पर्सपेक्टिव था। और मुझे लगता था अगर वो 100 रुपए के अगर 90 रुपए भी रह गए, तो मेरी ट्यूशन फ़ी अगर वापस आ गई तो मैंने कमा लिया। तो माइंड को मॉडलिंग करी। माइंड मॉडलिंग एक बहुत बड़ा टूल है इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के लिए। तो अगर मतलब जब आप खुद से सीखते हो, तो बहुत ज़्यादा फीस देते हो। आपको स्ट्रेस भी देना है, पैसा भी देना है और सीखना भी कम है और धक्के खाते-खाते सीखना है। तो ये जो धक्के खाते-खाते का सिलसिला था, कितने साल चला, कितना हार्श था और कितना कुछ सिखा के गया?
एक्चुअली बहुत साल नहीं चला क्योंकि शुरू में कैपिटल कम था। जब कैपिटल कम होता है तो आपको चोट लगती है बट कम लगती है। अब आप रिलेटिवली बोल सकते हो कि अगर 5,000 रुपए पे 3,000 खोना 60% खोना है, बट माइंड उस समय 60% नहीं सोचता, वो सोचता है 3,000 रुपए गए। और दूसरी चीज़ क्या होती है जैसे ज़िंदगी में अगर कोई बच्चा शुरू में गिर जाए और उसको बार बार ये समझ में आ जाए मैं कैसे गिर रहा हूँ, तो वो ज़्यादातर उस तरीके से गिरेगा नहीं। तो मैं अपनी एक ऑफिस में जो सरप्लस फोटोकॉपी पेपर होता था उसका बंडल इकट्ठे करके उसको स्पाइरल बाइंड कराता था और उसकी दूसरी साइड पे अपने नोट्स बनाता था कि मैंने क्या गलतियां करी। और वो गलतियों को मैं, ऐसा नहीं कि मैं दोहराता नहीं था बिकॉज ह्यूमन बींग कई बार ऐसे कर लेते हैं, बट उनको कोशिश करता था कि उनसे सीखने के लिए। तो वो जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता था, आत्म पूरा आप जो डेलिब्रेशन कर रहे हो उसकी वजह से मुझे लगता था कि एक थोड़ा सा इनबिल्ट आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वो आप उसको जगा देते हो। और वो इंट्यूटिव पावर आपको ये बता देती है, जैसे कि आपको पता होता है ये चीज़ गर्म है, इसको छूऊं या ना छूऊं, वो आपको बता देती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आप सीखते गए उसको। तो हर्षद मेहता स्कैम की सिचुएशन अलग थी। उस समय के भागे हुए शेयर अलग थे, उस समय का इंक्लिनेशन अलग था। लेकिन उसके बाद बाजार ने बहुत कुछ देखा है। ऐसा 2000 का एक आईटी पूरा बबल बर्स्ट होना, फिर मतलब सब प्राइम क्राइसिस, गवर्नमेंट के चेंजेस, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, इतनी बड़ी जर्नी में इतने झटके, बाजार की तेजी के भी, मंदी के भी। ये झटकों को कैसे देखा, या कोई इंटरेस्टिंग वाकया उस समय नहीं का? तो हर्षद मेहता के टाइम पे तो मैं मार्केट में नहीं था। मेरे हम्म, आसपास लोग बातें करते थे, मैं तो अभी भी पढ़ाई कर रहा था तो मेरे को इतना कुछ नहीं था, बट ये लगता था कि ये लोग बड़े ज्ञानी हैं कि ये सब पैसे बना रहे हैं और बहुत जल्दी बना रहे हैं और रोज़ शाम को मिलके डिस्कस करते हैं। हम्म, और हम अज्ञानी हैं कि हमको कुछ नहीं आता। फादर को इंटरेस्ट नहीं था स्टॉक मार्केट में, तो वो तो सिर्फ एक फेज़ था ऑब्जर्वेशन का। ठीक। जो जब 2000 का आईटी का जो क्रैश आया उस समय तक क्या हो गया था कि आप पढ़ाई कर रहे थे, मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उस समय ये मेरा करियर के अर्लियर ईयर्स थे। तो ज़्यादातर मैं जैसे पढ़ाई का मतलब मैं लीगल पढ़ाई में हूँ या मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा बहुत मार्केट पढ़ता था। तो उस समय ये K10 का कॉन्सेप्ट आया था। हम्म, और वो K10 का में लगता था कि वो जो चीज़ों को मिस्टर केतन पारेख छुएते हैं वो चीज़ बढ़ते रहती है। तो हमने गलतियाँ करी, हमने भी अपना K10 बना दिया और वही चीज़ें खरीद ली। कोई समझ में नहीं थी कि ये पेंटाफ्लोर क्या है या जो भी सत्यम और जो भी सिल्वर उनके लाइन सिल्वर टेक्नोलॉजी। लाइन कंपनी है, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है। मैं ये आज की डेट में बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि ये मेरी गलती एक लो कॉस्ट पे आई कि उस टाइम पोर्टफोलियो बना दिया। अब पोर्टफोलियो बढ़ रहा है तो अच्छा चल रहा है, आप अपने आप को अपनी बैक पे थप्पी दे रहे हो कि मैंने बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। जब वो क्रैश आया तो आपने सोचा कि ये तो टेम्पररी है, तो वापस आ जाएंगी, बहुत अच्छी कंपनी है, इनके बारे में तो बोला गया है, कैरी पैकर और सब लोग इन्वॉल्व हुए थे, पर वो वापस आई नहीं। तो आपने उस समय मैंने ये, मेरा लकीली कैपिटल लॉस बहुत छोटा था क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टेड बहुत ही छोटा था। तो मैंने उस समय ब्रोकर को फ़ोन करके बोला सब कुछ ही बेच दो। तो क्लीन स्लेट पे आ गए। और क्लीन स्लेट पे आना कई बार शुरू में अच्छा एक मोटिव होता है क्योंकि फिर आप वापस चढ़ान स्टार्ट करते हो पहाड़ से। नहीं नहीं, तो लेकिन तब झटका खाने में ऐसा फील नहीं आता कि यार बंद ही करो, सो क्या ही है, कहाँ फंस गया मैं? जो माइंड थोड़ा विचलित होता है ना, जब वो सोचेगा कि जब इसकी गलती का रीज़न क्या है। हम्म, और रीज़न मुझे उस समय बहुत क्लियरली समझ में आ गया था कि ये मुझे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं उनके बारे में पढ़ भी नहीं रहा था। उनके सिर्फ नंबर आते थे और मुझे लगता था ये बस एक ईपीएस ग्रोथ कितनी आई है उसको छोड़ के आगे क्वालिटी ऑफ अर्निंग वर्निंग कुछ नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ है कि लगता था कि जो कुछ लोग तो उस मार्केट में भी कमा के गए। मैं ज़रूरी उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने वो शेयर्स को बहुत उछाल पे देखा, बट जैसे वॉरेन बफेट ने आईटी को इन्वेस्ट ही नहीं किया। हम्म, तो आप सोचोगे उनके अंदर क्या ये खासियत थी। या फॉर एग्जांपल कोई और फंड मैनेजर है, उन्होंने ओवर एक्सपोजर ले लिया स्टॉक में, उनकी लिक्विडिटी फंस गई, तो वो आपने सोचा चलो एक और चीज़ सीखने को मिली। तीसरा जना कोई आपने सोचा कि उसने खरीदे तो थे बट वो जल्दी बेच गए, तो वो पीक नहीं मिली उनको, 60% रिटर्न पे निकल गए, उसके बाद स्टॉक 3 गुना हो गए, बट वो वापस नहीं आए। तो क्यों नहीं वापस आए? तो वो आप थोड़ा प्रोब मोड में चले गए। वो हम्म, प्रोब मोड इफेक्टिवली किताब की तरह बन गया जिसके पन्ने आपको बता रहे थे कि एक्सपीरियंस की यात्रा है, इसको आपको करना चाहिए। तो वो जिगर नहीं गया कि अभी इन्वेस्ट नहीं करना, बट ये था कि अब छोटे पैसे या इन्हीं पैसे से घर बनाना है तो क्या करना चाहिए, तो फिर आप उसमें लगे रहे। तो ऐसा कोई गेम चेंजर ईयर, या कोई इन्वेस्टमेंट, या कोई ऐसा लर्निंग जिससे लगा हो कि यहाँ से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ बड़ा मार्केट में? नहीं, जैसे बहुत शुरू में एक स्टॉक को मैंने लिया था, यूनिटेक को। और मैं यूनिटेक को इससे लिया था क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट आया था और उस रास्ते में हम किस यूनिटेक, साल की बात है यार? साल मेरे को भी याद नहीं, बट यूनिटेक में मेरे को ये पता है कि मेरा स्टॉक बहुत ऊपर गया था। मैंने मे बत्तीस बी हजार 33,000 तक गया था वो। मैंने शायद 30 रुपए में लिया था, कोई नहीं, 20-25 हज़ार रुपये हो गया था। हम्म, और
लेकिन इतनी बड़ी होल्डिंग नहीं थी उस समय। मेरी जिस तरीके की बाइंग होती थी 500 शेयर, 400 शेयर, 500 शेयर ऐसे होते थे, पर वो पैसे वाइज बड़ा हो गया था, तो लगा ये क्या हो गया। और उसके बाद जब बेच भी दिया और प्रॉफिट भी हो गया, और ऐसे उसी टाइम पर एक स्टॉक अबान लॉयड लिया था, वो 60 रुपये पे लिया था, वो भी कोई 25,000 हो गया था। तो जब वो, मेरे को एक चीज़ याद है अबान लॉयड की, कि जब मार्केट बंद हो जाती थी, मैं तो अपने ऑफिस में होता था और मेरे पास फिर भी छोटी होल्डिंग थी, तो मेरा ब्रोकर खास मेरे को मिलने आता था मार्केट के बाद, और मुझे लगता था वो क्यों आया है अपने ऑफिस से, इतनी मेहनत करके मेरे ऑफिस आया। वो कहता है आपको पता है आपने आज इतने पैसे कमा लिए अबान में, या उतने पैसे कमा लिए। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, और वो गलती थी कि उस समय तो आपको बड़ा खुश लगता था कि ये जो चीज़ होती है कि आपने इतना बना लिया और उतना आपके पॉकेट में आ गया, ये आपको एक अंधा कर देगा, क्योंकि आप एक कंप्लेसेंट हो जाओगे। वो उस समय तो खैर मैंने अबान बेच दिया था। अब जब बेच दिया, एक मेरे को याद है एक आर्टिकल मैंने लिखा था, जिसके अंदर मैंने मार्केट के क्रैश के बारे में लिखा था, और वो मार्केट क्रैश आया, बहुत बड़ा क्रैश आया। और वो क्रैश के अंदर जैसे ही आया, आप अपने आप को हीरो समझने लग गए। आपने कहा मैंने तो प्रेडिक्ट किया था, मार्केट गिर गई। अब 30% गिर गए स्टॉक, 40% गिर गया, आपने खरीद लिए, क्योंकि आप सोच रहे हो आप 30 मार खान हो। और 40% के बाद और 30% गिरे, वो वहाँ पर आप गलती खा गए। तो हर टाइम लाइफ में एक लर्निंग है। एक अच्छी बात है कि अगर आप ज़िंदगी में जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, तो वो आपकी गलतियाँ जल्दी-जल्दी होंगी, और वो जल्दी अगर आप उनसे एक्चुअली सीखना चाहोगे, तो जब आपका सीरियस मनी लगेगा, आप तब तक होपफुली उतनी गलतियाँ नहीं करोगे। जैसे मैं आज की डेट में बिलीव करता हूँ डाइवर्सिफिकेशन में। तो कुछ लोगों को एक तरीके से एक रॉन्ग इंप्रेशन मिलता है मेरे बारे में, वो उनकी मर्ज़ी जो भी करें, कि मैं लिटरली बहुत सारे स्टॉक खरीदता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, आपने एक टाइम पे रेस स्टार्ट करी। अब आप फॉर एग्जांपल मैं आपको रूले के हिसाब से बताता हूँ। रूले के अंदर नंबर्स हैं, आप सारे नंबर पे बेट करोगे फिर भी आपका रिटर्न नहीं आएगा, बिकॉज आपको अगर जीतोगे भी तो आपको रिटर्न नहीं आएगा, कसिनो जीत जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे। ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो बॉल रोलिंग होती है और थोड़ी स्लो हो जाती है, वो घंटी बजा देंगे और आपको रोक देंगे। इस मार्केट में वो घंटी नहीं बजती। तो जब आप स्टार्ट करते हो, मान लो आपने शुरू में 33 कंपनियां खरीदनी, एक्चुअली 30 की 30 तो भागेंगी नहीं तेज। तो जो तेज भाग रहा है उसको आप बिल्डअप करते जाओगे कन्विक्शन, और जिसको नहीं बिल्ड कर रहे उसको आप इग्नोर कर रहे हो। अब इग्नोर करने में वो पोर्टफोलियो डाइल्यूशन ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि आप पैसे डाल रहे हो एक कुछ स्टॉक के ऊपर, किसी को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन वो इग्नोर करने वाला सपोज सो रहा था, और एक दिन उसकी किस्मत जागती है और वो आपके फर्स्ट वाले स्टॉक को बीट करता है, तो उसकी एलोकेशन टिपिकली अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये जो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ एलोकेशन होती है, ये मेरे को लगता है कि आपका इंटरेस्ट भी रखती है, आपको थोड़ा सा अवेयरनेस है, जिज्ञासा भी आपका रहता है, बिकॉज आप उसको ट्रैक करते हो। आपको समझ में आता है कि मैं कुछ सेक्टर में बिलीव करता हूँ, कुछ और सेक्टर चल रहा है, और फिर आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा रीमॉडल कर लेते हो, और फिर आप वहाँ जाके फैक्ट को वेरिफिकेशन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को याद है जब मैं कॉलेज डेज में होता था, एक्वा कल्चर डिजास्टर इंडस्ट्री थी, यहाँ तक कि बलारपुर जैसा बड़ा ब्रांड भी उसको सक्सेसफुल नहीं बना पाया था, तो सारी कंपनियां फ्लॉप हो गई थी। एक मुझे याद है, उस समय पढ़ते थे हम, तो कंपनी के बारे में मालूम नहीं था, एक कंपनी आई थी रैंक एक्वा। अगर आप अभी भी गूगल करोगे तो वो बोलते थे रोल्स रॉयस ऑफ अ प्लांट। तो अब हमें तो इतने मीन्स भी नहीं थे, हम देखने जाते थे। पर जब अवंती की स्टोरी आई तो आपको आपका रिएक्शन होना चाहिए था कि ऑल थिंग्स इक्वल तो ये भी बेकार है। लेकिन आपको उस समय मेट्रो कैश एंड कैरी भी इंडिया आया था, और मेट्रो कैश एंड कैरी लिस्टेड कंपनी नहीं थी, बट वहाँ पर कैश एंड कैरी मॉडल था। तो यहाँ पर इन लोगों ने कैश एंड कैरी मॉडल डिप्लॉय किया, जिसमें फार्मर आता है, अपनी अपनी प्रोड्यूस बेचता है, उसकी वो क्वालिटी देखते हैं और उसको उसी टाइम कैश देखते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे डिस्ट्रप्शन ऑफ मटेरियल नहीं होता। दूसरा, उसका जो पार्टनर था वो थाई स्टोरेज था। तो आपको लगता था कि वो यहाँ खरीद रहा है और थाई स्टोरेज को दे रहा है, और वो ग्लोबली इमीडिएटली कर रहा है, मार्जिन में बहुत बेनिफिट है। जैसे आज इंडिया में संतरे का भी एग्जांपल ले लो, कि नागपुर का संतरे का प्राइस देखो और एम्स्टर्डम में उसी ऑरेंज का प्राइस देखो, तो आपको ये समझ में आ गया कि कैश फ्लो बिजनेस है, और इसमें ये रिस्क भी नहीं है कि फार्मर का बारिश की वजह से या किसी बीमारी की वजह से प्रोड्यूस खराब हुआ। तो आप बिजनेस मॉडल समझने लग गए। अब आप अगर आप उस टाइम रिसर्च करके बोलते कि इंडिया में कैश एंड कैरी बिजनेसेस और कौन से हैं, तो नहीं थे। तो ये बहुत ही एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल बना। फिर आपने इन्वेस्टमेंट करी, फिर वो थोड़े रिजल्ट अच्छे आए, फिर आपने और इन्वेस्टमेंट करी, फिर और अच्छे रिजल्ट आए, और फिर आप होल्ड करते गए। तो एक इन्वेस्टमेंट चलता हुआ और एक इन्वेस्टमेंट सोया हुआ, किसमें एवरेज करना आपके हिसाब से ज्यादा बेटर है? जिसके नंबर अच्छे हैं, क्योंकि मैं इस बात पे अपने आप को इनकरेज नहीं करता कि मार्केट क्या वोटिंग कर रही है। मैं देखता हूँ कंपनी के अंदर क्या प्रोसेस है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया था, कि जब इंडिया के अंदर ये चाइना +1 की डिस्कशन भी नहीं होती थी, एक पर्टिकुलर कंपनी पब्लिक में आती नहीं थी,
और वो नॉन स्टॉप कैपेक्स कर रही थी दहेज में हम्म, अपने केमिकल पे। तो मुझे लगा इतना सारा कैपेक्स हो रहा है, वो ना डाइल्यूशन कर रहे हैं, ना प्रमोटर अपना इक्विटी बेच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होनी चाहिए थी। और उस समय वो पर्टिकुलर कंपनी की मार्केट कैप कुछ नहीं थी। वैसे भी केमिकल सेक्टर की मार्केट कैप अगर आप प्राइस टू अर्निंग भी देखोगे 5-6 से ज़्यादा नहीं होती थी। पर वो न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी में जा रहा था, कैपेक्स कर रहा था, उसकी इंटेग्रिटी बहुत अच्छी थी। तो मैंने जैसे उस थीम को पकड़ा, हम्म, फिर वो नॉन स्टॉप डिलीवर करता गया, और यहाँ तक कि ऐसा सिचुएशन आया कि आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग से ज़्यादा तो आपको डिविडेंड वापस आने लग गया। हम्म, तो फिर आप होल्ड करते गए। फिर सडनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारी इंडस्ट्री जाग जाती है, फिर कंपटीशन भी आता है, कोई और कैपेक्स करता है, फिर वो सिंपल इकोनॉमिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्ले करता है, और आप बोलते हो कि नहीं अब तो इंक्रीमेंटल कैपेक्स चुभने वाला है, हम्म, आपको डिस्काउंट पे अपना माल मार्केट में देना पड़ेगा, बिकॉज इनोवेशन की भी एक सीमा होती है। हम्म, तो वहाँ पर आप आके या तो थम जाओगे या एग्जिट कर जाओगे। थमोगे तब जब आपको सर्टेनिटी नहीं है। हम्म, तभी मैं फेज्ड बाइंग एंड फेज सेलिंग में बिलीव करता हूँ। हम्म, मैं ये नहीं बिलीव करता कि मैं आज ही सब कुछ डिसीजन लूँ। हाँ, अलग बात है अगर जैसे कोई गवर्नेंस इश्यू हो जाए और या आपको कोई मेजर चीज़ आ जाए जो आपको लगे कि आपको सैटिस्फाई नहीं करती, तब मैं बिल्कुल एग्जिट कर जाता हूँ। तो बहुत सारे कॉन्ट्रेरियन सेक्टर्स में आपने अपना वॉइस किया कि ये कॉन्ट्रा लग रहा है, जैसे पावर, डिस्ट्रीब्यूशन, शुगर, इथेनॉल स्टोरी। जब कोई बायर नहीं था, तब आप उसमें आपने अपना वॉइस दिया कि ये लग रहा है यहाँ से घूमना चाहिए। एंड लाइकवाइज आईटी लेटेस्ट, जहाँ पे सब इस समय सेलर हैं, मतलब वो कहते हैं ना सब विरुद्ध हैं और आप कहते हो सब हारेंगे। सो ये सिचुएशन कैसे आप अराइज कर रहे हो, और क्या देखकर ये चीज आप जज कर लेते हो कि अब लग रहा है यहाँ से घूमना चाहिए चीजों को? नहीं, हर सेक्टर का आंसर अलग है। अब जैसे आप शुगर की एग्जांपल लो, और तो मैंने जब शुगर के अंदर अपना इन्वेस्ट किया था, एक पर्टिकुलर कंपनी में करा था, तो उस समय सबसे आसान चीज़ तो मेरी ये थी कि वो कंपनी की मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। उनके जो प्रमोटर थे वो बहुत ही क्लीन थे, वो हमेशा अपने बिजनेस के बारे में बात करते थे, लेफ्ट राइट भी नहीं बात करते थे। अब कैपेसिटी अच्छी थी, और शुगर के अंदर एक टिपिकल प्रॉब्लम होती थी कि प्राइस कंट्रोल होता है, और बारिश का इफेक्ट और समथिंग। बट धीरे-धीरे ये समझ में आ रहा था कि जो अल्कोहल स्टोरी, एक्चुअली उस समय इथेनॉल से ज़्यादा अल्कोहल स्टोरी, कि अल्कोहल का सारा प्रोडक्शन इन कंपनीज़ के थ्रू ही होता है, और अल्कोहल मार्केट जनरली ग्रो कर रही थी। तो ये लगा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप उसी शुगर केन को कन्वर्ट करोगे इनटू शुगर, और उसके बाय प्रोडक्ट में अल्कोहल बनाओगे, और उसमें आप पैसे बनाओगे। और आप क्योंकि इंटेग्रिटी वाले प्रमोटर हो, तो वो पैसे दिखाओगे भी बैलेंस शीट में। और उस समय एक आपके माइंड में हमेशा आएगा कि ये कोई ऐसा घोड़ा नहीं है जो बिल्कुल ही छलांग लगा के पार कर जाएगा। तो आपका क्वेश्चन था कि ये कैपिटल अगर मैं नहीं लगाऊंगा, तो बैंक में रखूंगा, तो मेरे को क्या रिटर्न आएगी। उस समय मान लो आपकी फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न से 7% या 6% है, वो टैक्स एडजस्ट होके 5-5.5% रहेगी। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी 4.5% के आसपास थी। तो 4.5% डिविडेंड यील्ड, कैपेक्स भी हो रहा है, एक इंडस्ट्री का ट्रांजिशन भी हो रहा है। वो एलन मटोस्की की किताब वैल्यू माइग्रेशन भी पढ़ी हुई थी, तो लगा अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। बाद में इथेनॉल स्टोरी जब डेवलप हुई, तो उसको आपने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया, बोल के नई चीज़ है। अब ये क्वेश्चन कि इथेनॉल 5 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, ये एक डिबेट है। लेकिन आपको लगेगा कि मैनेजमेंट भी उस डायरेक्शन में जा रही है, और उस समय इंडिया के अंदर और कंपनियां लिस्टेड जो कि इस शुगर सेक्टर से नहीं थी, वो इथेनॉल में आ रही थी। तो आपको लगेगा अच्छा ये भी एक अच्छी चीज़ है, और इसको फार्मर लॉबी भी को भी डिस्टर्ब नहीं करता, बिकॉज ना इसके अंदर वो जो एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम है कि इंडिया में शुगर प्राइस ये है, बाहर की कंट्री में है, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते एक्सेट्रा, वो वाली इशू बनी थी। तो वो एक सिंपल थ्योरी बनी, और वो अब इन्वेस्ट आईटी कर के दिया। लिए? आईटी में एक्चुअली बहुत साल तक मैं नेगेटिव था। मैं मिड आईटी ओन करता था, लेकिन लार्ज आईटी में मेरे को लग रहा था कि ग्रोथ की प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन में भी कोई इतना मज़ा नहीं था, और जो कैश था वो डिविडेंड डील के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। तो सिर्फ बायबैक की कहानी थी, और बायबैक में भी बहुत लोगों को लगता है कि वो सिर्फ प्राइस एंकरिंग करते हैं। वो देखते हैं स्टॉक 100,000 रुपए का है, बायबैक 1500 रुपये आ गया, तो बहुत प्रोडक्टिव है। बाद में जब टैक्स का आता है, उनको समझ नहीं आती उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। प्रमोटर पार्टिसिपेट करता है। करेक्ट। अभी मुझे ये लगा कि अब इंडस्ट्री के अंदर ना एक्सेस पेसिमिज्म है। मतलब बहुत ज़्यादा बिलीफ है इन एआई, जो कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। मैं ये नहीं बोलता एआई अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी वैल्यूएशन एआई कंपनी की बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई। तो ये जो कंपनियां, मुझे पर्सनली लगता है कि ये सीजन प्लेयर्स हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक ग्लोबल वॉलेटिलिटी देखी है, अडेप्ट किया है। जैसे क्लाउड आया, कभी कभी कुछ ईआरपी आया, सीआरएम आया, बहुत चीज़ें बनाई हैं, तो ये अडेप्ट करेंगे। दूसरा कि मैं इंडिया के टैलेंट में बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो लोग कॉलेजेस वॉलेजेस से पढ़ के आते हैं, न्यू जनरेशन आ रही है, वो एआई
savvy है तो वो जॉब्स तो यहीं करेगी, वो सारे लोग थोड़ी जाके एंथ्रोपिक या गूगल के अंदर बैठ Agree. जाएंगे। तो जब इनके यहाँ काम करेंगे उनको नया चैलेंज लगेगा कि वो खुद एंटरप्रेन्योर बन के अडेप्टेशन करेंगे और इन्हीं के अंदर से लीडर्स आएंगे। और जबकि इंडिया इतने लीडर प्रोड्यूस कर रहा है जो कि ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उनको इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो अडेप्टेशन करेंगे। तो और वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। अब कोई आर्ग्यू कर सकता है इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर Agree. कंपनी की वैल्यूएशन से थोड़े डिस्काउंट पे, वो ज़्यादा डिस्काउंट पे, ये कम डिस्काउंट पे, बट फिर इंडिया में एक तरीके का इंडस्ट्री का प्रोटेक्टिव एटीट्यूड भी रहा है, बिकॉज हमारी कंट्री में कंपनियां इतनी डिस्ट्रॉय नहीं होती जितनी तरीके से हाँ, डिस्ट्रप्शन होती है। तो मुझे लगता है वो यील्ड अच्छी है। और मैं दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे मैंने जिस दिन फॉर एग्जांपल ये 13 मार्च या 14 मार्च की बात है जब स्टॉक मार्केट में ये गिरे थे बहुत ज़्यादा, तो उस दिन मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं इनमें 15% बना लूंगा। मैंने अपने माइंड में क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कहा था ना माइंड सेट की बात है, अगर मैं 15% बना लूंगा तो मेरे को वो मनी जो बैंक में पड़ा है उसको तो मैं आराम से बीट करूंगा। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट करी है। तो ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल, ये सबसे बड़ा डिबेट रहा है। और क्योंकि आप उस समय से इन्वेस्ट कर रहे हो जब ओल्ड स्कूल कंपनीज थी, और अब जनरेशन आ चुकी है न्यू स्कूल की। पहले प्रॉफिट, कैश फ्लोज या डिविडेंड, कैश रिच, ये कंपनियां देखते थे। अब ग्रोथ, पीईजी इज द न्यू वर्ड। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हो कि मुझे इसमें ही जाना है या इनको भी चुनना है? नहीं, मैं डिफरेंशिएट नहीं करता ना। तो जैसे मेरे पास एज एन एग्जांपल, मैं फूड डिलीवरी में मेरे का इंटरेस्ट आया, मेरे को याद है मैं जब उस डिबेट में भी था टीवी में, जबकि मैं कोई प्रोफेशनल एडवाइजर नहीं हूँ, मेरा लॉजिक था कि मैं ही कंज्यूमर हूँ, मेरे को अच्छी लगती है सर्विस। मेरे को अगर आज की डेट में अगर आप मुझे पहले टाइम पे बोलोगे कि आपने दाल यहाँ से मंगानी है, रोटी यहाँ से मंगानी है, मीठा यहाँ से मंगाना है, कैंपा कोला या कोको कोला यहाँ से मंगाना है, आप बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है, इतना ड्राइवर को भी 4 जगह नहीं भेज सकते। अब वो कन्वीनियंस आपके पास आ गई, टाइम की कन्वीनियंस आ गई। आपको घर आए, आपने पूछा क्या बनाया, आपका मन नहीं करा खाने का, आपने बोला ठीक है 30 मिनट्स के अंदर क्या आएगा। तो मुझे वो कन्वीनियंस लगी। जहाँ पर कन्वीनियंस को एक वैल्यू प्रोपोजिशन माना जाता है, वहाँ पर उसकी प्राइसिंग ज़रूर आएगी, क्योंकि आपकी आदतें बदल जाएगी। आपको ये बात शायद मालूम नहीं होगी कि अगर आप पहले, मेरा एक ब्लॉग भी होता था, मैं ब्लॉग में शौक के लिए लिखता था। मुझे किसी एक बैंगलोर के इन्वेस्टर ने उसने बनाया, आज तक पासवर्ड भी उन्हीं के पास है। तो मेरी उस समय एक स्टोरी आई थी, उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे। मैंने लिखा था कि इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत इनएविटेबल है। तो उसका मेरा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में ऐसे भी लोग हैं जो गांव से आते हैं, कोई फाइलिंग कर रहा है, कोई कुछ डेटा एंट्री कर रहा है, तो वो उस समय वॉशरूम जाते हैं, और वॉशरूम जाते हैं उसके बाद हाथ भी धोते हैं, उन्होंने अपने कपड़े भी ढंग से करे हैं। तो मुझे लगता था कि वो वीकेंड पे घर पे जब जाएंगे दीवार के साथ तो नहीं खड़े होंगे, तो वो अपने घर पे जाके बोलेंगे कि देखो तुम्हारी भी मैं स्थिति को इम्प्रूव करता हूँ, चलो एक वॉशरूम बना देते हैं। उसके बाद वो सोशल मीडिया थीम बनते गई। कभी आता था कि ये लड़की की शादी नहीं होएगी क्योंकि इसके घर में वॉशरूम नहीं है। बाद में पिक्चरें भी आई, अक्षय कुमार की पिक्चर भी आई। तो मुझे लगता था वो थीम ही इतनी बड़ी है। और फिर मैं अपने आप को पूछता था चलो मैं हाईवे पे गाड़ी लेके ऐसे ही घूमने निकल जाऊंगा। तो मैं हाईवे पे निकल गया, मैं पंजाब हाईवे पे चला गया, चंडीगढ़ की तरफ जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में वॉशरूम दिखते ही नहीं थे। जो भी पेट्रोल पंप में होते थे उनकी हाइजीन क्वालिटी नहीं है, पता नहीं नेक्स्ट वाला 6 किलोमीटर के बाद आएगा नहीं आएगा, पानी है या नहीं है। तो मुझे लगता था इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो शुरू में उस समय पे एक बड़ी ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था कि एक सैनिटरी वेयर कंपनी के एमडी के सन की डेथ हो गई थी, और वो स्टॉक बहुत लुढ़क गया। और वो मुझे लगता था कि वो तो और भी ज़्यादा जोश में अपनी सन की मेमोरी में अपने ध्यान को भटकाने के लिए उस कंपनी को बनाएंगे, और अपॉर्चुनिटी साइज बहुत है। तो जहाँ पर मल्टीपल लेयर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आती है कि मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा, साइज ऑफ इंडस्ट्री अच्छा है, किसी की बिहेवियर से, मान लो किसी फंड की रिडम्पशन आ गई, और वो यही तो फंड मैनेजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब मार्केट गिरती है रिडम्पशन आ जाती है, और उसको जो जब खरीदना होता है वो बेचने आ जाता है। तो आपको लगता है कि आपको तो वो अच्छी एक फुल टॉस दे रहा है और आप उस पर छक्का मारोगे, तो मारो छक्के। तो अगर आज के हिसाब से छक्के मारने वाली सिचुएशन दिख रही है कहीं, तो कौन से सेक्टर्स, कौन सी थीम्स को आपको लगता है कि ये मतलब वर्थ लुकिंग एट है? ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिस रीज़न से एक आपने अगर देखा होगा कि सारा डिजिटल का गेम स्टार्ट हुआ डिमोनेटाइजेशन से, फिर बाद में अब हम देखो, आप इवन ट्रैवल करते हैं तो डिजिटल डिजी यात्रा और सब यूज़ करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, तो तारीफ करते हैं। तो अभी अभी मुझे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी थीम बनेगी। अभी साइबर सिक्योरिटी के अंदर लिस्टेड प्लेयर्स बहुत कम है, मोस्टली अनलिस्टेड हैं, तो नई नई कंपनियां इमर्ज होंगी। लेकिन एक पुराना कैलिफोर्निया गोल्ड रश की कहानी थी कि जब आप
अगर आप माइनिंग कंपनी नहीं खरीद सकते तो वो कंपनी खरीदो जो उनके अपैरेटस बनाती है, शवल और एक्स बनाती है। तो उस तरीके से आप उसको अगर प्ले करना चाहो, चाहे आप टेलीकॉम के थ्रू करो बिकॉज टेलीकॉम इनेबलर है, या उसको किसी साइबर सिक्योरिटी की वजह से ऑडिट के थ्रू करो, अगर मान लो कोई साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कर रहा है या कोई उसका वॉल्ट बना रहा है, डिजिटल वॉल्ट बना रहा है, तो आप वो प्लेयर ढूंढोगे। और क्योंकि मार्केट भी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, अब पहली वाली मार्केट नहीं है, बट जो चीज़ मिलती है उसको मार्केट में लाइन बहुत जल्दी लगती है। तो आप बोलोगे कि मैं फेज बाइंग करूंगा, क्योंकि अगर मान लो वो अर्निंग मेरी एक्सपेक्टेशन, वैसे तो कंपनी अच्छा करे जा रही है, मान लो आपकी एक्सपेक्टेशन 100% ग्रोथ की है और कंपनी 80% करती है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मार्केट पनिश बहुत जल्दी करता है। उस पनिशमेंट के दिन आप अपना रहोगे। तो मेरे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने एक थ्योरी लिखी थी अभी रिसेंटली, वो मैंने एक बहुत नामी इन्वेस्टर है आशीष कचोलिया, उनको देख के लिखी थी कि वो जंगल क्यों जाते हैं। तो मेरी उसमें थ्योरी थी, वो जंगल में जाते हैं, वो देखते हैं कि एक शेर है, उसको शिकार करना है, वो बैठे रहेगा, वो पेशेंस रहता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन ह्यूमन देख रहा है या कब देख रहा है, दिन है रात है, जब उसको शिकार का मौका आएगा वो पकड़ेगा। तो वही इस मार्केट की स्थिति है कि जब आपका शिकार का मोमेंट आएगा, आपको पकड़ना है, आपका पेट भर जाएगा, नहीं तो आप खाली पेट सोने वाले हो। तो अगर जो ये सीजनल थीम उठती रहती हैं बीच बीच में, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही होती है, किसी फाइंड ए पीएसयू है, किसी फाइंड ए डिफेंस है, किसी फाइंड ए ड्रोन है, सेमी कंडक्टर है। सो ये जो इमर्जिंग थीम्स कुछ कुछ समय के लिए आती रहती हैं, इनसे बचना या इनमें एग्जिट को लेना, ये कितना ट्रिकी मानते हो आप? देखो, आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते हो जिसके अंदर एक फिल्म स्टार आके आपको बोलता है ये बिस्किट अच्छा है, और आप खरीद लेते हो। लेकिन रियलिटी में आपको पता है कि अगर वो खाएगा नहीं। एक्टर होगा तो उसकी कितनी रीच होगी, वो हाँ। कितनी चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। तो ये मार्केट में भी मूड्स होते हैं, वो मूड्स को प्ले कर सकते हो आप अगर आप जल्दी आ गए, क्योंकि फिर आपको मार्केट में वो जो वेव है, टाइडल वेव, उसके अंदर वो स्टॉक को ऊपर ले जाती है। लेकिन एक्सेसेस पे कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री है कि रिवर्ट करती है वो मीन में। दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट में हर सेक्टर की चेंज आता है। अगर आप फॉर एग्जांपल एआई की बात करो या अगर साइबर सिक्योरिटी की भी बात करो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पहले ओल्ड इकोनॉमी होगा। Agree. तो बहुत सारे लोग जब साइबर सिक्योरिटी को ढूंढेंगे या एआई को ढूंढेंगे, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनी को ढूंढेंगे। मैं सोचूंगा कि वो कौन सी कंपनी है जिसके अंदर कैपेसिटी बहुत अच्छा है और टेक्नोलॉजी उसके अंदर एफिशिएंसी लाएगी। तो अगर मान लो आपको कोई सीमेंट का स्टॉक अच्छा मिल गया या कोई मेटल का स्टॉक अच्छा मिल गया या कोई भी सेक्टर में अच्छा मिल गया, आप उसको फिर लपक लोगे, क्योंकि आपको लगेगा ये एफिशिएंसी जो है इसके प्रॉफिटेबिलिटी को चेंज कर देगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के रेशियो को चेंज कर देगी, क्वालिटी ऑफ अर्निंग को चेंज कर देगी। उसके बाद मैनेजमेंट भी हंग्री हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट को सडनली लगता है ये क्या हो गया मेरी कंपनी के अंदर, मैं तो 8% मार्जिन पे था, 30% मार्जिन आ गया, जबकि मैंने कुछ नया करा नहीं। और ये लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि आप इसके लिए आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे, इसमें आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, तो आप अपनी नेक्स्ट ग्रोथ करोगे। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट जो करोगे वो मार्केटिंग साइड पे कर दोगे, या फील्ड के लोगों को कर लोगे, या डेटा के लोगों को कर लोगे। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगती है। एक और थीम रहता है आमतौर पे जिसमें सब रिटेल लाइन लगा के बैठते हैं, वो है आईपीओ। आईपीओ मार्केट खुला, आईपीओ खुला और भर के एप्लीकेशन लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स लगाएंगे, मिल गया तो खुशियाँ मनाएंगे, और फिर उसके कुछ दिन बाद वो आईपीओ वहीं का वहीं आता है जहाँ से शुरू होती है कहानी। सो ये आईपीओ मार्केट को लेके पूरा थॉट प्रोसेस क्या है? मेरा इंटरेस्ट नहीं है इतना, क्योंकि पहली बात तो जो अगर मैं पार्टिसिपेट भी करूं, मान लो कोई आईपीओ अच्छा भी लगता है, तो वो पार्टिसिपेशन में जो अलॉटमेंट आती है वो बहुत ही छोटी आती है, क्योंकि जो अच्छे आईपीओ होते हैं उसमें पहले इंस्टीट्यूशनल कोटा और सब रीज़न होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अब हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसके अंदर जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं वो पहले ही काफ़ी सारा उसका मलाई खा चुके होते हैं, तो नहीं तो वो आईपीओ लाएंगे ही नहीं, वो ऑफर फॉर सेल लिखा होता है। तो वो वाली कहानी नहीं है कि वो शुरू में जैसे उस अगर आप पहले में जाओगे, मैंने तो खैर उस समय इन्वेस्ट नहीं किया था, बट जब इन्फोसिस का आईपीओ आया था या किसी, जबकि ये गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से एमएनसीज को अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी थी और आपको शेयर मिल गए, वो वाला टाइम नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आपको पता ही नहीं लिस्टिंग की अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ये ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चीज़ है ये किसी को एग्जिस्ट ही नहीं करता। कई बार क्या होता है, मार्केट में कोई खबर आती है, अच्छी या बुरी जो भी खबर आती है, तो वो बोल देंगे जी गुजरात में ये मार्केट का ये रेट है, बट वो आप गूगल करोगे तो ये कौन सी मार्केट है और क्या रेट है कुछ पता ही नहीं है, और सब स्पेकुलेशन होती है। तो मुझे लगता है वो स्पेकुलेशन निकल जाने जो लिस्टिंग पे, क्योंकि अगर उसमें एक्सेसेस है तो आपके पैसे लगे नहीं, आप रिस्क नहीं ले रहे। अब वो एक्सेस हो सकता है और एक्सेस हो जाए, बट कहीं ना कहीं जाके करेक्शन होगी, लॉक इन कोटा खत्म होगा या कोई करेक्शन आएगी या किसी दिन एक कोई अर्निंग मिस हो जाएगी, तो आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। यहाँ पर फायदा क्या है ना, आपके पास जो मेन्यू कार्ड है उसके अंदर 8,000 कंपनियों के नाम लिखे, 8,000 मेन्यू आइटम है, आपको खाने दो हैं।
या 3 खाने हैं। तो इतनी मुश्किल कहानी नहीं है कि उस समय आपने कुछ और कर लिया। अपनी माइंड में तो कम से कम आप वो लाए हो पीस कि मेरे को ये लेके ये नहीं कि कल मुझे पता ही नहीं और मैं किस रीज़न से कौन सी दौड़ में भाग रहा हूँ। तो एक साफिर सर बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य रहता है कि इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी बोरिंग जर्नी बट एवरीबडी इज लुकिंग फॉर थ्रिल। इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मैं बोलता हूँ इन्वेस्टिंग इज़ अ वेरी थ्रिलिंग जर्नी and when there is boredom the biggest opportunity lies because thrill is there because आप रिसर्च कर रहे हो, आप नई कंपनी ढूंढ रहे हो, आपको नया प्रोडक्ट मिल गया, आपने नई चीज़ ढूंढ ली कि अरे ये चीज़ एक सबमरीन का पार्ट बना रहा है, ये स्पेस एक्स का कर रहा है, अभी 2 दिन पहले हमारा हाँ, मिशन गया, आपको सडनली मिल जाएगी कंपनी और इसने ये चीज़ बनाई जिससे थ्रस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल। तो थ्रिलिंग जर्नी है क्योंकि आप एक डिस्कवरी कर रहे हो। अब बचपन में जब आप डिस्कवरी कर रहे थे और आपको पता था कि ये पहाड़े का रिजल्ट ये है, तो आपको मज़ा नहीं आया क्योंकि टीचर ने यही एक ही आंसर है, आप पेजेस पलटोगे तो एक ही आंसर है, लेकिन अगर उसके आंसर में बहुत वेरिएबल्स होते हैं तो आपको मज़ा आता। इसलिए जब आप स्पोर्ट्स खेलते थे आपको मज़ा आता है, कभी आप जीरो पे आउट हो रहे हो, कभी आप अच्छे रन बना रहे हो, कभी आप गोल कर रहे हो, कभी आपके खिलाफ गोल हो रहा है, तो मज़ा आता था। तो प्रिडिक्टेबल गेम नहीं थी। तो इन्वेस्टिंग प्रिडिक्टेबल गेम नहीं है, तो इसलिए ये एक्साइटिंग है। प्रिडिक्टेबल इन द शॉर्ट रन, लॉन्ग टर्म में थोड़ा ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। और बोरिंग तब होती है जब मार्केट के अंदर सब पार्टिसिपेंट के इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं। जब वो खत्म हो जाते हैं तो हम कंपनियों को कंपनियों की तरह नहीं देखते, हम उसको प्राइस मोमेंटम की तरह से देखते हैं। एग्री। और वो बोर्डम के वो स्टॉक जाके रुका रहता है। तो आप सोचो कि जैसे अगेन एनालॉजी में आप वो शेर हो जिसको शिकार करना है और आपके सामने शिकार बैठ गया है। अब आप बोर हो रहे हो कि ये वो भाग ही नहीं रहा, तो मैं इसको चेज कैसे करूं, मैं कैसे खा लूं? नहीं, आप पहले सब पर्पस आपकी वो भूख है, आप लॉ ऑफ नेचर पे जा रहे हो तो आप उसको खाओगे ही खाओगे। तो आज आपको अगर पहली चीज को आइडेंटिफाई करनी होती है किसी भी स्टॉक में सेक्टर में, आप प्राइस पे ज्यादा फोकस करते हो या वैल्यू पे? नहीं, सबसे पहले मैं फ़ोकस करता हूँ कि मुझे समझ क्या आया, क्योंकि अगर ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टीम मेरे हाथ से निकल जाते हैं, जिनको मैं समझ नहीं पाया, पहली बात। दूसरी चीज़ होती है कि कई बार आप समझ तो पाते हो, लेकिन आप आलस दिखा देते हो। आपको समझ में आ गई, आप बोलते हो चलो अगले हफ्ते देखेंगे, बाकी बाद में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आपको एक एंट्री टिकट ले लेना चाहिए। एंट्री टिकट लेने से एक अंदर का एक इंटरनल एक जैसे एक जागृति हो जाती है, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट जाता है। ये एक बहुत ही वियर्ड साइकोलॉजी इन्वेस्टिंग में, कि अगर आपने मान लो आपके पास 10 कंपनी है, तो आपने अभी अपनी 10वीं कंपनी खरीदी या उससे पहले 9th कंपनी खरीदी, ज़्यादातर आपका इंटरेस्ट सेटिस्फैक्शन का वो आएगा कि 10वीं और 9वीं कैसे छिल रही हैं, क्योंकि वो अपने रीसेंसी लेटेस्ट इफेक्ट आ हाँ। गया। तो वो थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी आप स्टेक लेते हो तो आपका इंटरेस्ट उसकी तरफ जाता है, फिर आप उसको डेवलप करते हो। और जो पुरानी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, वो थोड़ी बहुत आपकी लाइन में ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गई, लाइन ऑफ थिंकिंग में, क्योंकि आपने कुछ थ्योरी से इतने साल तक क्यों रखा उसको। या तो वो कंफर्ट ले आई हैं क्योंकि उनकी रिटर्न आ गई है, या किसी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना कम हो गया। बहुत सारे स्टॉक्स में लोगों को ये नहीं ख्याल आता कि ईयरली डिविडेंड यील्ड बिकम्स हायर देन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो वो एक आपको, आप बोलते हो यार कुछ नहीं, तो मेरा तो ये तो एक यील्ड तो बन ही जाएगा। यील्ड बन रही है, और अभी कंपनी की ग्रोथ आ रही है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव ग्रोथ आ रही है। और बोनांजा ईयर भी नहीं आया क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस हाई था या कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसका एक्सपोर्ट हुआ। तो न्यू कंपनी की तरफ आपका फोकस जाता है। और न्यू कंपनी के फोकस में, क्योंकि आजकल की जो न्यू ए कंपनीज हैं वो बहुत डिस्ट्रप्टिव हैं, एग्री। तो आप डिस्ट्रप्शन की तरफ ध्यान देने लग जाते हो। और डिस्ट्रप्शन की तरफ ध्यान देते हो तो रिवर्स थिंकिंग में जाके पूछते हो कि ओल्ड इकोनॉमी भी क्या डिस्ट्रॉय होगी। और इस तरीके से मैंने बोला ना, वो प्राइस ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन इन्वेस्टिंग। तो ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि ये गलती सबसे ज्यादा होती है, इसको अवॉइड करना चाहिए? नहीं, लोग जैसे नामी कंपनी है वो सोचते हैं नामी कंपनी का मतलब ही नामी रिटर्न है, बट ऐसा होता नहीं है। इस रीज़न से अब लोग डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं कि जैसे बहुत फेमस लार्ज कैप से इतने सारे नाम हैं, मैं इतने सारे सेक्टर, कंज्यूमर कंपनी जैसे आप देखो, वो बोलते हैं कि ये तो कंपनियाँ बहुत बढ़िया हैं, बट उनको ये वाला इफेक्ट नहीं दिख रहा कि जो इंस्टाग्राम के ऊपर नई कंपनी आ रही है, वो इतनी एक महीने के अंदर अपने प्रोडक्ट को मेरी तरफ थ्रो करे जा रही है, और मैं देख भी रहा हूँ, और फिर मुझे वो कन्वीनियंस भी दिख रही है, चलो टैप करो, वो मेरे घर पे डिलीवर कर देगा, 2 दिन में आ जाएगा, 399 का है, वो क्या COD मेथड भी है कि मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने वहीं वापस कर दिया। तो वो जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ स्ट्रगल आ रही है, और इस स्ट्रगल को वो इनोवेट नहीं कर पा रहे वहाँ, क्योंकि सडनली वो पूरा का पूरा पाइपलाइन को वहाँ रिवर्स नहीं कर पाते। तो आपको वहाँ पर मान लो कोई चीज़ अच्छी लग जाए और आपने कंज्यूम भी करी और आपको लिस्टेड भी, और आप बोलो प्रोडक्ट भी अच्छा है और ये चल सकता है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो पुरानी कंपनियां हैं, क्या उनका साइज उनके लिए अब आड़े आ रहा है उनके ग्रो करने में? नहीं, पर पुरानी कंपनियों में भी कुछ लोग बहुत इनोवेट कर रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टेलीकॉम की जो सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में, वो पुरानी कंपनी की तरह सोच ही नहीं रही है। वो अब कभी वो 3G कर रहे होते हैं, कभी 5G कर रहे होते हैं, कभी वो कुछ वैल्यू एडेड सर्विस ले आते हैं, कभी वो पेमेंट वॉलेट ले आते हैं,
कभी वो स्ट्रीमिंग कर देते हैं। तो जो कंपनी और अगर आप ऐसे ही एक उदाहरण देखोगे, एक सीमेंट कंपनी जो कि बहुत बड़ी है, वो नॉन स्टॉप एक्विजिशन करे जा रही है, तो वो अपनी तरीके कैपेसिटी से बढ़ाई जा रही है। पुराने प्लांट को रिवाइज करके उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रही है। तो वो तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। वो हेनरी टेलेडाइन का एग्जांपल आता था, वो कैसे अपनी इक्विटी को स्वैप करते थे, वो एक तरीके से वही कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी, फिर मैंने बोला एआई उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि एआई कल की डेट में, जैसे आपको याद है अगर बहुत साल पहले जब जब एशियन पेंट्स ने ये टेक्नोलॉजी बनाई थी कि आप एक कलर बैंक में अपने कलर्स मिक्स एंड मैच करोगे, और वो बहुत बड़ी बात थी। आज की डेट में इतनी बड़ी बात नहीं, उस समय तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम लोगों को शेड कार्ड इनोवेशन देख था। के समझ ही नहीं आता था। तो आज की डेट में ये यहाँ पर बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है इन सम ऑफ द ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज। जो जो कंपनीज वो इनोवेशन कर रही हैं, आप रिलायंस का एग्जांपल ले लो, मैं तो सिर्फ उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, मैं रिलायंस के शेयर्स भी नहीं है, बट कितना इनोवेशन कर रहा है वो। कहाँ ऑयल कंपनी थी और आज कहाँ सब कुछ है। डिजिटल और रिटेल और वो न्यू एज की बातें करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक सेक्टर को पकड़ने का। सो नई जनरेशन, इमर्जिंग जनरेशंस बहुत सारी आ चुकी हैं, हर कंपनी हर कॉन्ग्लोमरेट में आई गए हैं। सो जो न्यू जनरेशंस हैं, इनके ऊपर कितना आप मतलब देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर, या इनमें से कोई ऐसी कंपनी लग रहा है कि हाँ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड? जहाँ पर कंपनी के अंदर उनका न्यू जनरेशन का एडवांटेज है, वो नॉलेज काफ़ी है उनके अंदर, को टेक्नोलॉजी सेवी है, ज़्यादा एक्सपोजर भी है। उनका एक डिसएडवांटेज क्या है, पेशेंस नहीं है, जो सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। कई बार जल्दी करने के चक्कर में आप अपने हाथ पे आग लगा सकते हो। तो मेरे को वो भी नहीं प्रमोटर चाहिए कि जो इतनी जल्दी में हो, और उसकी जल्दी दिखेगी जब वो इक्विटी डाइल्यूट बहुत जल्दी कर देगा। आप सपोज एक कंपनी में 3 QIP आ गए एक साल में, आपको समझ में आ जाएगी ये तो कुछ गड़बड़ है। यही प्राइवेट इक्विटी में भी हो रहा है। जैसे मैं मान लो किसी कंपनी को मिलता हूँ, वो अपनी प्राइस टू अर्निंग को इक्वेट करते हैं इंडस्ट्री लीडर से, कि उसने ये कहानी बना दी, हमारी ये वैल्यूएशन होनी चाहिए, हमारी रेट ऑफ ग्रोथ है। बट वो ये नहीं समझ पाए कि वो जो बड़ी कंपनी है उसने बहुत सारा कॉस्ट ऑफ ऑफ एक्सपीरियंस पे किया है। उसने कोविड भी देखा हुआ है, उसने लॉकडाउन भी देखा। उन लोगों, कुछ लोगों ने तो हड़तालें देखी हुई हैं। पहले तो यूनियंस की कितनी हड़तालें होती थी, दंगे होते थे, कितनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती हैं। तो जब वो कॉन्टिजेंसी आ जाएगी, जैसे ये सडनली ईरान और यूएस को भी लेके आई, या किसी डॉलर को लेके आ गए, अब किसी ने डॉलर की हेजिंग नहीं करी हुई, 95 पहुंच गया, उसका तो पूरा एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। तो वो आपको वहां पर लगता है कि वो पैसे भी डाइल्यूट कर रहे हैं, उनकी ग्रिप भी चलेगी, और इस मार्केट के अंदर थ्रो ओवर ऑफ द प्रमोटर बहुत जल्दी हो सकता है। अब आपने देखा होगा, आप तो प्राइवेट इक्विटी फर्म, लार्ज कंपनियों को एक्वायर ही कर देती हैं, आईटी में भी हुआ है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप की अर्निंग ग्रोथ, हाउ सेटिस्फैक्टरी प्रेजेंटली यू सी? वेरी गुड। मतलब मेरे को तो ये बुरा नहीं लग रहा कि लार्ज कैप्स की जो स्टॉक्स हैं वो कम चल रहे हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप के चल रहे हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग अच्छी है। दूसरी चीज़ है कि एक तरीके से अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए ना, आपको और भी डिसिप्लिन पढ़ने चाहिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज बहुत फेवर में है स्मॉल कैप्स की, बिकॉज वहाँ पर क्या है कि आप मेक इट इन इंडिया थीम बनाना भी आसान है। उसमें क्या है, उसको एक ऑर्डर भी मिल जाता है। किसी को मान लो एक ऑर्डर मिल गया स्पेस का, किसी को गाड़ी का मिल गया बाहर की डेट में, उसकी पूरी कंपनी बदल जाती है। और तीसरा, उसके पास क्रेडिट की जो फैसिलिटीज़ पहले नहीं थी, क्योंकि उसको नहीं क्रेडिट मिलता था, या उसको अब एसएमई लिस्टिंग नहीं थी, या वो उसको प्राइवेट इक्विटी वाले पूछते नहीं थे। अब वो वाला प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मेन फ्रेम में नहीं आएगा, तो वो एसएमई सेक्टर में आ जाएगा। सिर्फ वैल्यूएशन का आपको देखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात है कि वो प्रमोटर की क्वालिटी क्या है। बिकॉज अगर वो सिर्फ एक जैसे ग्रोसरी शॉप बना के बोलता है मैं 2% मार्जिन पे करूंगा, तो उस बड़ा प्लेयर उसको खा जाएगा। वो एक दिन वो लॉस पे भी दे देगा बड़ा प्लेयर। बट अगर वो खुद ही इनोवेशन कर रहा है और कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बना रहा है, अब जैसे बहुत सारी कंपनी ऑटो पार्ट्स की, वो बहुत ही डायनेमिक पार्ट्स बनाते हैं। यहाँ तक कि जापानीज, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं फॉर सिलेक्शन। मान लो आप टोयोटा से आपको ऑर्डर मिल रहा है, वो कंपनियां आपको नहीं देंगी ऑर्डर, 5-6 साल तक आपको ऑब्जर्व करेंगी। वहां तक आपका अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या की पार्ट बोइंग में जा रहा है, या कोई एयरबस में जा रहा है, वो बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कहीं पढ़ा था मैंने कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनने में 10 साल लगते हैं, जिसको जल्दी उसे 20 लगेंगे। ये फैक्ट कैसा है? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं तो कह रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा बहुत जल्दी में ही रहोगे तो फिर शैतान वाला काम भी करोगे, फिर वो शैतान मारेगा भी आके। तो थोड़ा बहुत बैलेंस रहना चाहिए। एक्चुअली आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अब मेरी लाइफ में भी काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स आए जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन वो ये बोल के नहीं आए कि हम कितने टाइम में रिटर्न देंगे। कई बार वो आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिटर्न दे देंगे, क्योंकि वो मैनेजमेंट को भी समझ में आ गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी आती है।
जब आप बड़े होते हो तो जैसे सपोज मैं इंडिविजुअल हूँ, अब मेरा पोर्टफोलियो मान लो बहुत बड़ा हो गया, बहुत ही बड़ा, मतलब आप सोचो मेरा पोर्टफोलियो पहुँच गया 3,000 करोड़। अब मैं बोलूँगा कि अब मैं टीम रखूँगा, अब उनकी मैं रिसर्च अलग करूँगा, मैं मैनेजमेंट को विजिट कर सकता हूँ, मैं रिस्क मैपिंग कर लूँगा, मैं करेंसी भी कर दूंगा। तो कई बार तो ये अच्छी बात है, और कई बार ये इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे कि मैं बोलूँगा यार सिंपल इन्वेस्टर होकर डायरी में एंट्री करना ही आसान था। तो वो वाली सिचुएशन है। बहुत सारे लोग आज आपको सुनने के बाद ये सोचेंगे या सोचते होंगे कि वो भी अपना पोर्टफोलियो बड़ा बनते देखेंगे या बड़ा बनाएंगे। सो इस जर्नी में से जो लर्निंग है आपकी, वो उनसे आप क्या शेयर करोगे? आपको जो जो चीज़ें समझ में आती है ना, आप उसको बढ़ाओ, क्योंकि जिस चीज़ को आपको समझ में आती है और आप उसको बढ़ाओगे उसमें आप एक्सेल करोगे। तो कुछ मैनेजमेंट बुक उसको जैसे 10,000 आवर्स बोलते हैं, अब आप उसको 10,000 आवर्स रिसर्च करोगे तो हो सकता है आपको समझ में कुछ भी ना आए। अब घड़ी देख के मैं 10,000 घंटे पढ़ के ऑल इंडिया टॉपर नहीं बन सकता। मुझे पहली चीज़ समझ में आनी चाहिए, मैं पढ़ के आ रहा हूँ, समझ में आएगी तो मैं अडैप्ट भी करूँगा। दूसरी चीज़ है कि वो जहाँ पर उनकी सक्सेस नहीं है वो उस चीज़ से हाथ धो देते हैं। मुझे जैसे कोई स्टॉक गिर गया वो हाथ धो देते हैं। वो हाथ धोने की जगह वो ये नहीं सोचते कि गंदगी आई क्यों थी और वो गंदगी से क्या कर सकता हूँ। अब आप एग्जाम्पल दो कि मिट्टी से कितनी चीज़ें बनती हैं और इंसान भी मिट्टी से बना हुआ है, बट आप सोचो कि वो ये सोचते नहीं है, उनको लगता है मिट्टी अलग है आसमान अलग है। तीसरी चीज़ क्या है कि ये जो भागा दौड़ी होती है ये गलत चीज़ है, क्योंकि भागा दौड़ी में रोज़ का प्लेयर अलग है। आज कौन सा स्टॉक फर्स्ट टॉप में आया, कौन सा सेकंड में आया, कोई किसका पोर्टफोलियो बढ़ा किसका घटा, वो उस पर बहुत ज़्यादा फिक्स करते हैं। तो वो लेफ्ट राइट देख रहे होते हैं और वो सीधी की रोड देखना भूल जाते हैं। चौथी बात है वो इन्वेस्टमेंट एक डिसिप्लिन है। अगर आपको हार भी पड़ती है तो वो हार आपको, आप बॉक्सिंग बाउट में और आपको मुक्के पड़ रहे हैं तो आपको पड़ रहे हैं, बट वो दिन भी आएगा जिसमें आप जीतोगे। जैसे कई बार दूसरा जना थक जाएगा, कई बार वो बोलेगा यार आपकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कई बार कोई आपके कंधे पे हाथ रख के बोलेगा चल मेरे आपको एडमायर करता हूँ कि आपका इतना रेजिलियंस है तो मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ। तो मार्केट एक तरीके का फ्रेंड है और आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है कंपेयर टू डिज़ायर टू कम फर्स्ट टुडे। Lastly, other than IP, other than market, what is the interest of Safir Anand? ओ मैनी म्यूज़िक, मैं बहुत बड़ा म्यूज़िक बफ हूँ। मैं ग्लासेस की कलेक्शन को पूरी वर्ल्ड में ट्रैक करता हूँ। मैं परफ्यूम का बड़ा वक्त हूँ। मुझे गाड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। आपको पता नहीं होगा वर्ल्ड के जो टॉप रेस्टोरेंट्स उनकी लिस्ट होती है मेरे पास। अब कहीं में अगर कोई जना बोले, अच्छा अजीब बात है, अगर आप मेरे से खाने की बात करोगे तो मैं मिशेलिन स्टार में भी खाऊँगा, लेकिन मैं रोड साइड ढाबे पे भी खाऊँगा। तो मुझे लगता है कि खाना का एक्सपीरियंस उसी को आता है। मेंटेन कैसे किया? इतना खाना भी अगर तो पसंद है तो? थोड़ा है, थोड़ी की ज़रूरत है। तो बहुत सारा एक साथ नहीं कर सकते बिकॉज़ फिर वो चले भी जाएगा। आप सोचो ना, जैसे विंटर्स में सपोज़ आपको गाजर का हलवा अच्छा लगता है। अब आपके सामने कोई डोंगा रख दे तो आप फिर भी चलो खा लो। एक पूरी वो पतीला रख दे, आप नहीं खा सकोगे, आपको सिकनेस हो जाएगी। तो वो आपको प्लस अब नेक्स्ट डे नहीं खाना चाहोगे, थर्ड डे नहीं खाना चाहोगे। तो थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है और वो काफ़ी अच्छा प्रिंसिपल है लाइफ़ का। चलिए साफिर सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत कुछ और आप भी था लेकिन समय नहीं है तो क्या ही बात करें। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अपना समय में देने के लिए धन्यवाद और जी। हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू धन्यवाद। सर। थैंक यू। तो फिलहाल मनीनामा को ही समेटेंगे। आगे भी हम आपके साथ और जानकार लेकर आते रहेंगे और इसी तरह की बातचीत करते रहेंगे।